नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। चमोली आपदा को लेकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तपोवन टनल में भी कई लोग फंसे हुए हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खबर है कि टनल के अंदर भी कई लोग फंसे हैं और 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीरें देखिए, टनल के अंदर जो है, क्योंकि लोग काफी फंसे हुए हैं तो उन्हें बचाने की जो है कोशिशें की जा रही है। और प्रायोरिटी बेसिस पर जब हम बात करते हैं, लोगों तक ऑक्सीजन का जो हमें कहें कि सर्कुलेशन सही से रहे ताकि लोग सांस ले पाएं। जो जीव माना जा रहा है कि अभी कोशिश तो यही है कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त, काफ़ी वक्त हो चुका है। सुबह 10:30 बजे कल ये घटना घटती है और उसके बाद से आप अभी तक अंदाज़ा लगाइए। तो कोशिश ये है कि 30 से ज़्यादा लोग जो फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह से बाहर निकाला जाए। अब दिक्कत ये हो रही है कि मलबा बहुत ज़्यादा है और मलबा हटाना, फिर उन्हें सुरक्षित निकालना, संपर्क करने की कोशिश तक हो रही है उनसे, और ये बहुत चैलेंजिंग है। ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है, लेकिन कोशिश लगातार की जा रही है कि जो भी लोग फंसे हैं अंदर, उनसे संपर्क हो और उन्हें सकुशल बाहर निकाला जा सके। और तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और 30 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, अभी की ताज़ा अपडेट्स। जीनत, राज्य सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें 12 बजे तक 202 लोग लापता हैं, जिसमें इसके अलावा 18 डेड बॉडीज रिकवर की जा चुकी है। और जिस पॉइंट पर मैं मौजूद हूं, तपोवन, सबसे ज्यादा लोग मिसिंग यहीं पर है। 121 लोग यहां पर मिसिंग है। इससे पहले जो ऋषिगंगा वाला, जो रैणी गांव के नजदीक जो ऋषिगंगा का जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वहां से 46 लोग लापता है। 202 लोग सरकारी आंकड़े के मुताबिक अभी लापता है। 18 डेड बॉडीज रिकवर हुई है। जीनत, आप देख सकती है कि जहां ये 121 लोग लापता हुए हैं और यहीं पर वो टनल में 34 लोग भी फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की कवायद लगातार चल रही है। तो आप देख सकती हैं यहां पर अब जैसे जैसे थोड़ा पानी घटा है, लगभग 24 घंटे के बाद, तो सरिया और हल्के से यहां रेड स्पॉट्स हैं। जो लोकल लोगों का कहना है कि रेड स्पॉट्स हो सकता है कि ब्लड के स्पॉट्स हो, जो लोग यहां मलबे के नीचे दबे हुए हो। और सरिया है और ये लगभग 40 इंच की सरिया यहां पर बताई जा रही है। मेरे साथ कुछ लोकल्स यहां पर मौजूद हैं। लगभग 24 घंटे हो चुके हैं। अब कैसी स्थिति है सर? यहाँ पे सर अभी स्थिति वही वैसे दिखाई दे रही है सर। हम उधर पल्ली पार के गांव वाले सर। अच्छा। ये कल सुबह से हम यहाँ पे आए हुए हैं और अभी तक ना खाने ना पीने का व्यवस्था है। और यहाँ पे जो हम फंसे तो फंसे इधर अभी, और उधर से भी बुढ़े आदमी है, बीमार आदमी है, डिलीवरी वाले हैं। इधर आने जाने का कोई अभी समस्या हुआ। सिर्फ पुल था यहाँ आने जाने के लिए? हाँ सर, केवल पुल ही था सर। अच्छा, ये जो अभी 121 लोग यहाँ पर हैं, आपको क्या लगता है कि अभी वो मिल सकते हैं? आपको लगता है? सर मिल सकते, मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है, समझ लो नामुमकिन है। जीनत, डेड बॉडीज कर्णप्रयाग तक मिली है, नंदप्रयाग तक मिली है, और जहां तक अलकनंदा का जो छोर है वहां पर डेड बॉडीज रिकवर की जा रही है। वहां पर भी पुलिस ऑपरेशन चला रही है कि तो वहां पर अगर डेड बॉडीज मिलती है, लेकिन डेड बॉडीज की हालत बेहद खराब है। और हालांकि अब पानी का थोड़ा फ्लो कम जरूर हुआ है, लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इस मलबे में उतर समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप वहां पर मौजूद भी हैं। आपने कहा कि सरिया है और ब्लड के स्पॉट्स का जिक्र हुआ, जैसा लोग मान के चल रहे हैं। यानी कि पानी का बहाव आया होगा, लोग बहते आए होंगे, तो यकीनन सरिया जो है उन्हें लगी होगी, इंजर्ड भी हुए होंगे। और 121 का आंकड़ा आपने बताया है और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि नामुमकिन है लगभग उनका सुरक्षित बाहर निकलना। ये डराने वाली बातें हैं जो लोग कह रहे हैं। बिल्कुल जीनत, न सिर्फ जो आम लोग यहां पर प्रत्यक्षदर्शी हैं, बल्कि जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सेना के जवान, वो लोग, उनसे भी जब हमारी बातचीत हुई तो उनका पहला फोकस फिलहाल टनल पर है। उनको ये लगता है कि अगर टनल में हम मलबे को हटाने में कामयाब रहे तो हो सकता है जो 34 लोग टनल के अंदर है उनमें से कोई सुरक्षित हो, अगर वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई की कोई सूरत बनती हो तो। वरना संभावनाएं बहुत कम है कि जो 34 लोग लगभग 2 किलोमीटर के टनल के अंदर फंसे हुए हैं उनमें से कोई सुरक्षित बचाओ। और बाकी बचे जो 121 लोग यहां पर, 46 लोग इससे पहले ऋषिगंगा के डैम पर, और इसके अलावा जो बाकी छोटे छोटे गांव से कुल मिलाकर आंकड़ा जो गवर्नमेंट का है वो 202 का है। तो 202 लोगों का अभी भी लापता होना एक बड़ी आपदा की दस्तक है। ये मान के चला जाए दीपांकर, अगर मैं सही समझ पा रही हूं, जिन 30 लोगों को टनल के अंदर जो है उन्हें बचाने की कोशिश
जो है हो रही है। ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं टनल के अंदर की लगातार, जिसमें 30 लोग फंसे हुए, जिसका जिक्र दीपांकर भी कर रहे थे। ये टनल है और यहाँ से मलबा निकालने की कोशिश हो रही है। और आपने देखा कि जब केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे थे तो स्ट्रैटेजी जो सेना के जवान है बता रहे थे कि उनकी कोशिश यही होगी कि पहले मलबा बाहर निकाले, उसके बाद एयर सप्लाई हो प्रॉपर, ताकि जो लोग अगर जीवित हैं, वैसे कोशिश तो है कि दुआ यही कर रहे हैं कि सभी जीवित हो, तो एयर सप्लाई हो, ऑक्सीजन प्रॉपर उन्हें मिले ताकि कम्युनिकेट हो पाए, उन्हें बाहर सेफ्टी के साथ निकाला जा सके। दीपांकर, अब एक चीज जो सवाल हर किसी के जहन में आ रहा होगा वो ये कि यहाँ पर 30 लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है जो टनल के अंदर फंसे हैं, यानी कि वो जो 121 का आंकड़ा आप बता रहे हैं, क्या ये मान के चला जा रहा है कि वो लोग अब नहीं बचे होंगे, इस वजह से वहां पर कोशिश नहीं हो रही, या फिर वहां पर कोशिश हो रही है उनको बचाने की भी? जीनत, ये आपका बड़ा वाजिब सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो आप ये मलबा देख रही है, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट था, 2006 में बनना शुरू हुआ, 2020 में लगभग बनकर रेडी हो चुका था। और जो बात मैंने कही कि जिस तरह एक छत किसी मकान की बनती है और उसमें जिस तरह जाल बुना जाता है, तो एक घर की छत का जिस तरह जाल बुना जाता है सरिये का, उससे कई गुना बड़ा जाल यहां पर है और 15 मीटर नीचे और कई लेवल के जाल बने हुए हैं। उसके बीच में जब डेड बॉडीज फंसी होंगी और उसके बीच में जब मलबा गया होगा किसी के नाक और मुंह में, तो उसके जिंदा बचे होने की संभावना बेहद कम है। पहली बात। दूसरी बात कि डेड बॉडीज का अलग अलग स्टेशंस पे रिकवर होना, कर्णप्रयाग में रिकवर होना, नंदप्रयाग में रिकवर होना, यह दिखाता है कि डेड बॉडीज कई बही भी हैं। अब जो आखिरी जो कोशिश, क्योंकि इस मलबे में एनडीआरएफ के जवानों का यह कहना है कि अगर वो इस मलबे में उतरते भी हैं तो इस दलदल में वो भी धंस जाएंगे, क्योंकि 15 मीटर गहरा मलबा किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। तो और उम्मीद अगर कहीं पर नजर आती हो तो कोई जाए, क्योंकि उम्मीद भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। इसलिए फिलहाल तो इस मलबे में कोई भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ हाथ डालने को तैयार नहीं है। लेकिन जो टनल है, टनल में एक उम्मीद इस बात की है कि 2 किलोमीटर की टनल है और अगर वो 800 मीटर भी दोनों तरफ से पैक हुई है मलबे से, तो बीच में हो सकता है कि कहीं पर कोई छोटी सी संभावना हो कि ऑक्सीजन की कहीं पर सप्लाई हो, और हो सकता है कि कोई कहीं पर बचा हो, उसको बहुत बड़ी उस पर गनीमत हो भगवान की कि वो कहीं पर बचा हुआ हो। ये तो बहुत जरूरी बात आप कह रहे हैं और ये दुआ कर रहा है देश भी कि ये जो लोग 30 लोग जो फंसे हुए हैं वो सकुशल बाहर निकल जाए, और सारी टीमें जो हैं यहाँ पर कोशिशें भी कर रही हैं। लेकिन दीपांकर, फिर भी जो है एक ख्याल उन 121 लोगों के लिए भी आता है जो यहाँ पर आप मौजूद हैं, और जो तस्वीरें आपने दिखाई, जिस सरिया का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या थोड़ा इंतजार करें या फिर प्रशासन कोई अनाउंसमेंट करेगा इसको लेके? क्योंकि जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से बचाव का काम वहां पर तो नहीं चल रहा, तो हम क्या मान के चलें इसे? बिल्कुल जीनत, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और प्रशासन भी इन स्थितियों को देख रहा है, और प्रशासन को भी पता है कि पानी का फ्लो किस तरीके का है। और ये जो फ्लो, ये जो आपको दिख रहा है जीनत, ये ना सिर्फ पानी है, ये बिल्कुल साफ साफ बिल्कुल दलदल है। इसमें पांव रखने का मतलब है कि आप भी 15 से 20 मीटर नीचे पहुंच जाएंगे, और इसमें ना तो आपकी तार कोई हेल्प कर सकता है, ना कोई आपकी मशीन हेल्प कर सकती है। पोकलैंड मशीन को लगाने की कोशिश भी, लेकिन मशीनें इसमें धंस रही हैं, इसी तरह से जेसीबी इसमें धंस रही हैं। तो ये कीचड़ है, और कीचड़ में इस समय कोई भी फंसने की स्थिति में नहीं है। यानी जो व्यक्ति इस कीचड़ में अगर किसी दुर्भाग्य की स्थिति से है, या जो लोग अभी मिसिंग से, अगर वो इसके अंदर हैं, तो उनके बचे होने की संभावनाएं अब ना के बराबर है। सिर्फ एक आखिरी सूरत अब जो बची है वो टनल के अंदर जो 34 लोग फंसे हैं उनके बचे होने की थोड़ी संभावना जरूर है। तो एक व्यावहारिक तौर पर यह है कि प्रशासन भले डिक्लेयर बाद में करे, लेकिन व्यावहारिक तौर पर बात यही है कि अगर 24 घंटे ज्यादा का वक्त हो जाए और इतना बड़ा मलबा, इतना ज्यादा मलबा यहां पर हो, और जब सैलाब की तरह आए, 50 मीटर की दीवार, जीनत लोग बता रहे हैं 50 मीटर की दीवार चलती हुई आए, जिसमें पत्थर हो, पेड़ हो, मिट्टी हो, और वो सैलाब अगर चलता हुआ आपके सामने से आए, तो लोगों का यह कहना है, कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई कि उनकी जिंदगी 30 सेकंड या 45 सेकंड में बची है, और उसके बाद जो उनकी हालत हुई, वो किसी को उल्टियां हुई, किसी को यही पता नहीं चला कि वो बचा कैसे। यानी वो विभत्स तस्वीरें थी और बहुत भयंकर यह हादसा रहा, बहुत भयंकर यह त्रासदी रही जीनत। लेकिन 202 लोग कब तक मिल पाएंगे, बॉडीज कब तक रिकवर होंगी, सरकार उनको मृत घोषित करेगी या क्या वो मिल पाएंगे, और ये 34 लोग जो टनल में फंसे हैं, क्या उनमें से कोई जिंदा बचा होगा? यह भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल रहा है जीनत। अब दीपांकर, बड़ी बात ये कि ऑपरेशन हम ये मान के चले कि जिस 30 नंबर का जिक्र हो रहा है, अगर जब तक ये नहीं निकलते हैं ऑपरेशन तब तक चलेगा, या फिर एक टाइमिंग एक सोची हुई है कि हम इतनी देर तक करेंगे और उसके बाद ऑपरेशन रोक दिया जाएगा? कुछ इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन?
जीनत, टनल को लेके जो क्वेश्चन है, जो केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी यहां पर आए थे, टनल में यह है कि टनल एक फिक्स पोर्शन है और उस फिक्स पोर्शन में आपको अपना ऑपरेशन चलाना है। तो उसमें चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आर्मी हो, कमांडोज हो और स्लीपर डॉग्स हो, जो इंसान की गंध को सूंघ सकते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और टनल्स में मलबा 80 मीटर के आसपास, अभी तक 100 मीटर के आसपास टनल में मलबा हटा है, लेकिन 2 किलोमीटर की टनल और उसमें कहां तक और कितना मलबा होगा, इसका अनुमान सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। अब मशीनें धीरे धीरे काम करेंगी। जो व्यावहारिक तौर पर नजर आता है जीनत, वो आज शाम तक भी अगर कोई रिकवर हो जाए तो बहुत बड़ी गनीमत होगी यहां पर और बहुत बड़ी राहत होगी यहां पर एजेंसीज के लिए। लेकिन ये जो मलबा है, ये जब तक पानी शांत नहीं होगा, ये मिट्टी जब तक शांत नहीं होगी, इसको अभी शांत होने में लगभग नहीं भी तो 1 दिन का वक्त और लगेगा। जिस तरह का ये सैलाब है और उसके बाद भी ठीक, मैं उसके बाद 15 हाँ। मीटर का मलबा और उसमें खुदाई कर पाना, उसमें मशीन्स को ले जा पाना। ठीक, मैं आपके पास आऊंगी, इस पर और बातचीत करेंगे। ये आसान नहीं है, जो बात आप कह रहे थे मैं उस सेंटेंस को पूरा करती हूँ। 15 मीटर ऊंचा मलबा, आप सोचिए, और फिर जिस तरह से सब कुछ बहा, जो भी इस ग्लेशियर के फटने के बाद उसकी जद में आया, वो सब कुछ बहा है। दोनों तरफ से ये सुरंग जो है बंद है। ये माना जा रहा है कि बीच में 30 लोग फंसे हुए हैं। कोशिश ये है कि मलबा हटाया जाए, ऑक्सीजन सप्लाई हो, किसी तरह से कम्युनिकेट किया जा सके। एसडीआरएफ की टीम रेणी गांव पहुंच गई और राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। ये भी एक बड़ी बात। तो ये तस्वीरें आप सुरंग के अंदर की देख रहे हैं। प्रशासन की कोशिश यही है दीपांकर कि इन लोगों से संपर्क किया जा सके। किसी तरह का कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया है अभी? क्योंकि सुबह से कोशिश है कि यहां से जो है किसी तरह से कम्युनिकेशन हो पाए। कोई पॉजिटिव रिस्पांस? कोई रिस्पांस नहीं मिल पाया है। जो लोग अंदर हैं उनमें इंजीनियर्स हैं, उनमें तमाम वर्कर्स हैं, उनमें एक सीनियर इंजीनियर भी है और उनके मोबाइल्स किसी के भी नहीं वहां पर काम कर रहे हैं। और जो दीवार है मलबे की, उसने टनल को पूरी तरीके से लॉक किया हुआ है, यानी आवाज कहीं तक आ भी नहीं सकती। और तीसरी बात यह कि ये सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मलबा कहां तक हो सकता है, 100 मीटर तक, 200 मीटर तक, 300 मीटर तक। किसी को भी फिक्स नहीं पता कि मलबा है कहां तक। यानी प्रशासन जो काम कर रहा है, जो एजेंसीज काम कर रही है, वो एक अंदाजे पे फिलहाल काम कर रही हैं और सिर्फ इस बात पे काम कर रही है जो चश्मदीदों की रिपोर्ट्स है कि 34 लोग अंदर हैं। ये पुख्ता रिपोर्ट है और उसी रिपोर्ट के आधार पर इस मलबे को यहां पर निकाला जा रहा है। लेकिन मलबा कहां तक है, मलबा कितना है और वो लोग अभी बात आपने जो अंदाजे का जिक्र किया दीपांकर, 200 से ज्यादा लोग फंसे हुए जिसकी बात हो रही थी, इसमें कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा मजदूर तो यूपी के हैं और वो जो परिवार हैं वो भी परेशान हैं। अब इस तरह से हेल्पलाइन नंबर्स तो जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन क्या स्टेप्स उठा रहा है ताकि जो परिवार वाले हैं कम से कम उन्हें एक उम्मीद नजर आए? वो भी उतने ही घबराए हुए हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उनकी जो दहशत है वो भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल जीनत, क्योंकि कल का जो दिन था, कल का दिन तो सिर्फ सैलाब के डर में बीता। आज का दिन यह था कि जब हमारे यहाँ मजदूरों से बात हुई, ठेकेदारों से बात हुई, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर एनटीपीसी का, इसमें अलग अलग ठेकेदारों का काम है और अलग अलग ठेकेदार के अलग अलग वर्कर्स हैं। इसमें न सिर्फ उत्तर प्रदेश के, इसमें झारखंड के, इसमें बिहार के, इसमें उड़ीसा के, इसमें उत्तराखंड के और जो बाकी यहाँ पर सरकारी एम्प्लॉइज रहे होंगे वो सभी यहाँ पर थे। यानी अलग अलग राज्यों के लोग इसमें, लखीमपुर खीरी के कुछ लोग यहाँ पर बताए गए जो अभी भी अलग राज्यों के जो लोग हैं वो इसमें फंसे हुए हैं। कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, सुनिए। इसी के टाइम में आईटीबीपी रेस्क्यू टीम आके हमारे को बचा दिया, हॉस्पिटल ले लेके गए। हमारे को इधर सुविधा है, हमारा हेल्प कर दिया। ठीक है, अच्छा। मेरा सबको नमस्कार, मेरा नाम बसंत है, मेरा घर नेपाल है, नेपाल देश, जिला प्युठान, राप्ती अंचल, गौमुखी गाउँपालिका, वार्ड नंबर 3, रजबरा मेरा घर। और मैं नेपाल के रहने वाले हूँ और हम थे इस साल अभी उत्तराखंड गढ़वाल में, भारत देश में टोपोवन कंपनी में काम कर रहे थे। अचानक हुआ ये, हम 300 मीटर अंदर टनल के अंदर घुस गया था। उस टाइम बाहर से बाहर आ गया ग्लेशियर बह के, तब हम रहे सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक वहाँ रह गया। तब उसके बाद आईटीबी वाले साहब लोग दिए, तब आईटीबी वाले ने हमको निकाला बड़ी मुश्किल से और यहाँ हमारी इलाज हो रही है ठीक ठाक।
और सब ठीक है, हमको हमारे को सब तबीयत ठीक ही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही बोलना चाहता हूँ। सर मेरा नाम लाल बहादुर है, मैं डिस्ट्रिक्ट पौड़ी चाकनीघाट से बिलोंग करता हूँ और हम अभी यहाँ क्या IT क्या बोलते हैं जोशीमठ तपोवन में ऋतिक कंपनी में आउटफॉल में काम कर रहे थे टनल के अंदर। वहाँ पे सुबह 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पे इससे आवाज़ आई हमारे को बाहर निकालने की। वो आवाज़ आई कि बाहर आ जाओ, लेकिन तब तक पानी अंदर आ चुका था और काफ़ी 1-2 घंटे हमने मशक्कत करने के बाद ITBP फोर्स ने हमारे को रेस्क्यू करके बड़ी मुश्किल से हमें निकाला और उसके बाद अभी ITBP कैंप जोशीमठ में मुझे तो हमारा इलाज चल रहा है और बाकी हम ठीक हैं अभी बस। थैंक यू। तो ये वो लोग हैं जो खुशकिस्मत रहे और इस त्रासदी को झेलने के बाद हमारे और आपके बीच में है, लेकिन सभी ऐसे खुशकिस्मत नहीं रहे। कुछ की तलाश जारी है तो कुछ के लिए अभी इंतजार किया जा रहा है कि किसी तरह से कोई संभावना बने कि वो भी हमारे बीच में रहे। चमोली त्रासदी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर कालाचंद सेन ने चमोली त्रासदी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। उनका कहना है कि शुरुआती सैटेलाइट तस्वीर देखकर इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले हफ्ते हुई बर्फबारी भी एवलांच आने की बड़ी वजह रही हो। इस विंटर सीजन में चमोली रीजन में ज्यादा बर्फबारी हुई है और जो तस्वीरें सैटेलाइट के जरिए मिली हैं उससे स्नोफॉल एक्टिविटी के चलते जो बने हालात भी एवलांच आने की वजह बनते हैं। तो ये एक बड़ा खुलासा माना जा रहा है, यानी कि ज्यादा बर्फबारी की वजह से भी हो सकता है एवलांच आया। लेकिन इस विंटर में काफ़ी स्नोफॉल हुआ है उस रीजन में। अगर बहुत ज़्यादा स्नो इकट्ठा हो गया होगा उस स्लोप रीजन में, हो सकता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में वो नीचे गिर गया, जिसको उसके साथ जो जब नीचे गिरने लगा तब और भी बड़ा बड़ा बोल्डर होगा, डेब्री होगा, वो भी नीचे आने लगा होगा। तो इस तरह से जो एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है इस रीजन के लिए। एंड प्रोबेबली वही अभी हम लोगों को सैटेलाइट डेटा भी जो हम लोग दिखे हैं उससे हम लोगों को यही लग रहा है जो आइदर स्नोफॉल और जो आपकी रॉकफॉल वो एवलांच हुआ है। तो एवलांच के वजह से ये आपदा होने का कारण हो सकता है। हमारी सहयोगी जुड़ी हुई भारती से बात करते हैं। भारतीय सर्दियों में ऐसा पहली बार हुआ। अब क्योंकि भारी बर्फबारी एक कारण बताया जा रहा है, तो क्या ये वजह कि क्योंकि बर्फ की तासीर गर्म होती है? जी देखिए जीनत, क्या वजह रही है इसी को जानने के लिए टीम जो है वो भेज दी गई है वाडिया इंस्टीट्यूट की तरफ से साइंटिस्ट की। और जो डायरेक्टर हैं वो भी ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते के अंदर जो बर्फबारी हुई है ऊपरी इलाकों में, खासतौर पे चमोली रीजन का ही उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जो बर्फबारी वहाँ पर हुई है हो सकता है कि इस तरह के हालात वहाँ पर बने हों, क्योंकि जब ज़्यादा क्लाउड जो है, जब ज़्यादा बर्फबारी जो है हो जाती है तब भी कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, ये उनका कहना है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम में और यहाँ पर हो रही है मॉनिटरिंग। जीनत, लगातार क्या सिचुएशंस वहाँ पर बनी हुई है, किस तरीके की मदद वहाँ पर चाहिए होगी, इसको लेकर यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो मंथन कर रहे हैं। स्टैंड बाय सिचुएशन में यहाँ पर कर्मचारियों को रखा गया है। अगर वहाँ पर और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से टीम जो है वो लगातार भेजी जाएगी, मदद यहाँ पर की जाएगी। ITBP की अगर हम बात करें, 400 जो जवान है वो मातली, महिडांडा, देहरादून में यहाँ पर स्टैंड बाय पोजीशन पर रखे गए हैं। इसके अलावा आर्मी के 220 जवान, आर्मी के चॉपर 3 जोशीमठ में वहाँ पर हैं। अगर किसी भी तरह की सिचुएशन की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मदद की ज़रूरत पड़ती है तो ये टीम जो है वो स्टैंड बाय पोजीशन पर वहाँ पर लगी हुई है। जो स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम की तरफ से डेटा आ रहा है वो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर अभी भी स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम 11 मृतकों की ही बात यहाँ पर रिकॉर्ड में है। इसके अलावा 153 के लगभग जो लोग हैं वो लापता यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जिसमें से रैणी में 32 और तपोवन में 121 लोग जो हैं लापता हैं, ये कहा जा रहा है आपदा कंट्रोल रूम की तरफ से। 6 लोगों के घायल होने की बात जो है ऑफिशियल डेटा मैं आपको जीनत यहाँ पर बता रही हूँ, जो स्टेट कंट्रोल रूम यहाँ पर लगातार दे रहा है।
बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो ऑफिशियल डाटा जो है फिलहाल भारती वो बता रही थी। और इसी बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी जो है महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लोगों की जान बचाने की कोशिश की जा रही है। जो भी ऐसे मिसिंग हैं या जो जानकारी अभी नहीं आ रही, तो उन आंकड़ों को जुटाया जा रहा है और गहराई से वहाँ पर छानबीन की जा रही है। कुल मिलाकर वहाँ पर 35 लोग अभी एक सुरंग में होने की संभावना है, तो उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा, अब भी चल रहा है और कोशिश है कि उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो बड़ी अपडेट इस आपदा से जुड़ी हुई आ रही है, जहां अब तक 18 शव बरामद हुए और 6 लोग जख्मी हैं। इसके साथ ही करीब 202 लोग लापता हैं। लापता लोगों की सूची जारी की गई है। हालांकि भारती ने भी जानकारी दी कि ऑफिशियल डाटा 11, क्योंकि वो मौजूद थी स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम के ऑफिस में, और वहां पर ऑफिशियल डाटा उन्होंने 11 का बताया है। यहाँ पर 18 की भी जानकारी आ रही है। तो लापता लोगों की सूची हालांकि जारी कर दी गई, जिसमें ऋत्विक कंपनी के 21 लोग और जो है वो इसमें शामिल हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। और जिस तरह से सहारनपुर के चिराग राठी ने किया है और जिसको उसको उकेरा गया है, स्वाभाविक रूप से वो एक मिसाल है नई जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन के लिए। और चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे अध्ययन का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में जो ग्रामीण स्तर पर प्रतिभाएं हैं, उसको यंग जीनियस के प्रोग्राम के तहत जिस तरह से उकेरा जा रहा है, जिस तरह से उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ये इसके पीछे सीधी भावना ये है कि आगे भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाएं हैं उनका विकास हो, उनकी चर्चा हो। और स्वाभाविक रूप से जब विकास होता है, जब उनकी चर्चा होती है प्रतिभाओं के बारे में, तो दूसरों में उत्साहवर्धन होता है और